हर प्रकार की आकृतियों को बनाने के लिए ज्यामिति के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाया हूं, आप जानते होंगे कि तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहले पॉइंट, जिनको आप बिंदु कहते हैं। पॉइंट अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने से लाइन बनती है, जिसको आप रेखा कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं, अर्थात उनको हम कोण कहते हैं। मतलब इन तीन चीजों के मिलान से ही किसी आकृति का निर्माण किया जा सकता है। अब ये जो आकृतियां बनती हैं, खास करके हम टू डायमेंशनल की आज बात करेंगे। आपको थंबनेल पे 2D और 3D दोनों दिख रहा है। हम टू डायमेंशनल को आज हम लेकर चलेंगे। हम हालांकि एक्सप्लेन तीनों के बारे में, मतलब दोनों के बारे में करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ पर, हमारा जो ज्यादा अप्रोच होगा मूलतः टू डायमेंशनल को लेकर रहेगा। ये जो भी आकृतियां आप बनाएंगे, इनको हम दो तरह से यहाँ पर फिगर आउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक आकृति बनेगी आपकी ओपन और एक बनेगी क्लोज्ड। मैं दोनों के बीच का वेरिएशन समझा देता हूं। ओपन अर्थात ऐसी आकृति जिसका कोई रीजन डिसाइड नहीं कर सकते, अर्थात उसका कोई क्षेत्रफल हम निश्चित नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर केवल एक लाइन बना दें, एक बिंदु ऐसे प्लॉट कर दें, इस प्रकार से दो लाइन को मिला दें, इस प्रकार से तीन लाइन को मिला दें, जिनका अपना कोई रीजन निर्धारित ना हो, वह आकृति आपकी ओपन है। जब हम आकृतियों को ऐसा बनाएं कि उनका अपना एक क्षेत्र डिसाइड हो, जैसे इस प्रकार की आकृति बनी, इस प्रकार की आकृति बनी, जिसका हम क्षेत्रफल निर्धारित कर सके, जिसके अंतर्गत हम कुछ चीजों को प्लॉट कर सकें, वो सभी आकृतियां आपकी बंद होती हैं। और हम इन सभी टू डायमेंशनल आकृतियों की बात आज करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम मेंसुरेशन के अंतर्गत क्या क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखने की और समझने की आवश्यकता है। हम ये जो दोनों आकृतियां पढ़ रहे हैं, हम इस मेंसुरेशन के अंतर्गत इन दोनों प्रकार की आकृतियों, जैसे वो टू डायमेंशनल है और थ्री डायमेंशनल है, हम उन सभी आकृतियों की कुछ मेजरमेंट को, यहाँ पर जो मुख्य मेजरमेंट है, उनको हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला मेजरमेंट परिमाप होगा। सबसे पहला मेजरमेंट परिमाप होगा, जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं। दूसरा मेजरमेंट आपका एरिया होगा, जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं। तीसरा मेजरमेंट आपका वॉल्यूम होगा, जिसको आप आयतन कहते हैं। अब आप समझने की सबको कोशिश करिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें इन हर मेजरमेंट को जो मेंसुरेशन के अंतर्गत डन कराया जाता है, वो मूलतः क्लोज्ड आकृतियों पर बेस्ड होता है, बंद आकृतियों पर बेस्ड होता है। क्लोज्ड आकृति अर्थात किसी एक बंद आकृति का निर्माण करने के लिए हमें कम से कम तीन रेखाओं की आवश्यकता होती है। और तीन रेखाओं से घिरी पहली आकृति आपने सुना होगा कि त्रिभुज कहलाती है। मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि जैसे हम इस तरह से एक लाइन को लें, इस तरह से दो लाइन को लें, इस तरह से अगर हम तीन लाइन को भी आपस में क्लोज जब तक नहीं करेंगे, तब तक बंद आकृति नहीं बनेगी। लेकिन आप एक लाइन का उपयोग करके, दो लाइन का उपयोग करके कभी भी बंद आकृति नहीं बना सकते हैं। बंद आकृति को बनाने के लिए हमें कम से कम तीन रेखाओं की आवश्यकता होगी। तीन रेखाओं को आपस में परस्पर मिला देने से, बिंदु से बिंदु को मिला देने से जो आकृति बनकर सामने आती, उसी को हम पहली बंद आकृति, अर्थात इसको एक शब्द और समझ लीजिएगा, पहली बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। हमने पॉलीगन भी पब्लिकली पढ़ाया है, मैं फिर से प्रयास करूंगा और डिटेल करने की, जिसको आप बहुभुज कहते हैं। इस बहुभुज की अपनी बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, और हम अगर डीपली पढ़ें, और उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए पढ़ने के प्रति कि हम कभी भी छिछलेपन से ना पढ़ें। कभी भी हम शब्दों को, जैसे हमने अक्सर देखा है कि हम सीधा प्रश्न उठा लेते हैं। प्रश्न कब उठाएंगे भाई? जब हमें एहसास होगा उस फिगर के बारे में, उस टर्म के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में। जब तक वो चीजें हमें रियलाइज नहीं, हम कैसे क्वेश्चन उठा लें? इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि उस शब्द को, उस टर्म को जो आप पढ़ रहे हैं, उसको अपने जेहन में उतारिए। वो जेहन में उतर गया तो सारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म होती है। आज एक प्रश्न हमने हल करा दिया, वो आ गया, उस पर खूब खुश हुए आप, उससे संबंधित दूसरा प्रश्न कभी आया तो हमारे सामने एक वेरिएशन होता। हमेशा आप सही स्ट्रैटेजी पर प्लान करके अगर पढ़ाई करते हैं, और उद्देश्य हमारा खास करके इन तरह के चैप्टर्स को लेकर के यही रहता है कि हम हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दें। आप हमेशा हर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ रिलेट करें, तब जाकर के उस पढ़ाई का आप स्तर फील करेंगे। ये पढ़ाई हमेशा स्तरीय होनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई कभी छिछलेपन से नहीं होनी चाहिए, इस बात का एहसास। और पढ़ाई बहुत भ्रामक भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि पढ़ाई को बहुत हवा बना दें, वो भी जरूरी नहीं है। हम इतना बड़ा शब्द उपयोग में ला दें, इतने बड़े प्रश्न उपयोग में ला दें जिसका कोई आपके लिए जरूरत ही ना हो, वो भी जरूरी नहीं। हमेशा पढ़ाई एक सही स्ट्रैटेजी के साथ ही होनी चाहिए, जो कि आपकी परीक्षा को कवर करे। यही हमेशा उद्देश्य हमारा हो, और इसी उद्देश्य पर हम काम करेंगे तो हमेशा हम सफल होंगे, ये समझिएगा। मैंने आपको कहा कि हम
पहली बंदाकृति को ही बहुभुज कहते हैं और बहुभुज एक बड़ा सेगमेंट है, हर परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम जिस टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ध्यान उधर भी होना चाहिए। हम वहां पर भी पहुंचे तो कहां से, किस वे से होकर पहुंचे, किस सीढ़ी से होकर पहुंचे, मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको स्पष्ट भी हुआ होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम किसी एक बंद आकृति जिसका अपना एक रीजन डिसाइड होता है, उन हर बंद आकृतियों के ऊपर 3 प्रकार के मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। पहली चीज परिमाप होती है, जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर, क्षेत्रफल होता है एरिया, वॉल्यूम होता है आयतन। मूलतः दो ये जो टर्म है ऊपर के, वो खास करके 2D के लिए है, 2 डायमेंशनल के लिए। एरिया और वॉल्यूम मुख्यतः 3D के लिए, और 3D के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे बड़ा कैलकुलेशन 3D के लिए वॉल्यूम का ही है। आप समझिएगा, परिमाप अर्थात कोई भी फिगर होगा, उस फिगर को बनाने के लिए जितनी लाइन सेगमेंट्स का उपयोग किए हैं, जितनी सरल रेखाओं का उपयोग किए हैं, सभी सरल रेखाओं को जोड़ देने से जो लेंथ बनती है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, या किसी भी प्रकार की कोई भी एक 2 डायमेंशनल आकृति है, उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देने से परिमाप प्राप्त होता है। जैसे आप किसी आयताकार मैदान के चारों तरफ, आपके गांव में खेत होगा, आपको खेत के चारों तरफ जो मेड़ बनाया जाता है, उस मेड़ पर चल लीजिए। आप अपने घर की छत के चारों रीजन को टहल लीजिए। कभी भी किसी एक सरफेस जो कि प्लेन फिगर है, उसके सभी बाउंड्री की लेंथ जो होती है, उसी को हम उस फिगर का परिमाप कहते हैं। इस परिमाप का उपयोग अपने खेत में अगर मुझे तार लगवाना है, अपने घर की जो बाउंड्री हमने बनाई है उस पर हम कोई चीज मार्क करना चाहते हैं, कोई रस्सी लगाना चाहते हैं, इस प्रकार के खर्चों का निर्धारण करने के लिए हम परिमाप का उपयोग करते हैं। परिमाप का कैलकुलेशन हमेशा यूनिट के साथ होता है। यूनिट अर्थ जैसे कि अगर मीटर में है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। जिस मेजरमेंट का उपयोग किया है, जस्ट स्पष्ट वही मेजरमेंट उपयोग में लाया जाता है। अब उस रीजन, जैसे आपका जो खेत है, मैंने कहा उसकी बाउंड्री की लेंथ, जहां पे आप तार लगवाते हैं, बाड़ बन, आजकल तो खासकर प्रचलन है गांव में, देखिए तो सब अपने खेत के चारों तरफ कवर करने के लिए तार लगवा दिए। तार इसलिए लगवाते हैं कि सुरक्षा कर सके जानवरों से, जिससे कि हम लोग फसल को बचा सके। तो उस बाउंड्री की लेंथ को पता करके ही हम तार लगवा सकते हैं। अब खेत के अंदर अगर सिंचाई करनी है, जुताई करनी है, बुआई करनी है, ये सब वर्क अगर परफॉर्म करने हैं, तो मुझे उसके अंदर घुसना होगा। अंदर घुसना होगा। सिंचाई पूरे सरफेस पे करेंगे ना, कोई छोड़ देंगे थोड़ी सरफेस को। जुताई कराएंगे तो पूरे क्षेत्र की कराएंगे ना। तो इस तरह के जितने भी वर्क होते हैं, सिंचाई, जुताई, घास लगवाना, कारपेट बिछवाना, रूम में मार्बल लगवाना, तो इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सब एरिया के थ्रू होते हैं। एरिया बेसिकली क्षेत्र को, रीजन को डिसाइड करता है। इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट स्क्वायर होगा। यूनिट स्क्वायर अर्थात जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा शब्द आता है हमारे सामने आयतन। आयतन मूलतः एक क्षमता है। क्षमता, अगर एक पूरी तरह से जब हम 3 डायमेंशनल फिगर आपको पढ़ाएंगे, 2 प्रकार के फिगर मिलेंगे। एक खोखला मिलेगा, जैसे गिलास है, बॉटल है, और जो बॉल, कैनवस की बॉल होती है वो है। ये सब खोखले हैं, अंदर इनके हवा होती है। जिस रूम में हम खड़े हैं भी खोखला ही समझिए, क्योंकि इसके अंदर हम खड़े हैं। एक सॉलिड होता है, जैसे लेदर की बॉल है, आयरन रॉड है, ये सब चीजें जो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में धातुएं कितनी लगी हैं, या खोखले में कितनी हवा है, इस चीज का, या ग्लास में कितना पानी आ सकता है, बॉटल में कितना पानी आ सकता है, ये जो क्षमता होती है ये आयतन से निर्धारित की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो अगला टर्म होगा हमारे सामने वो होगी क्षमता। वो क्षमता आयतन होगी। और आयतन हर फिगर का अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई हमसे पूछे कि अलग अलग फिगर आपने सुना होगा, घनाभ होता है, घन होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, गोला होता है, इस तरह के प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, इस तरह के अलग अलग फिगर होते हैं। हमें हर फिगर के आयतन को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल आयतन पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आधार का क्षेत्रफल, जिस आधार पे उस धातु या उस वस्तु का निर्माण किया गया, जैसे जिस कमरे का आधार छत, फर्श होगी, ऐसे ही अगर त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार हो, वृत्ताकार हो, आयताकार हो, जैसा भी हो, फर्श जो है मतलब जो आधार है, बेस है, इसे क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। इस फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, फर्श से छत के बीच की लंबवत दूरी, अगर हम इसको कर देते हैं तो हम लोग यहाँ पर किसी भी फिगर का आयतन निकाल सकते हैं, किसी भी वस्तु का आयतन निकाल सकते हैं, कितनी धातु लगी उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। और उस धातु की मात्रा को निर्धारित करने के लिए हम लोग इस आयतन का उपयोग करते हैं। और इसकी जो इकाई होगी वो यूनिट क्यूब होती है।
जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, जिस प्रकार का भी मेजरमेंट होगा उसी प्रकार से हम इसका निर्धारण कर पाएंगे। ये आपको समझ में सारे शब्द मेरे आपको आ रहे होंगे। अब हम लोग समझ गए हैं कि हमें दो प्रकार की आकृतियां मिलेंगी, एक 2D मिलेगी, दूसरी 3D मिलेगी। 2D में हमने आपको बता दिया कि आपको मूलतः पेरीमीटर और हमें क्षेत्रफल के ऊपर ज्यादा वर्क करना होगा। आयतन में हमें सरफेसेस भी डिसाइड करने हैं, मतलब क्षेत्रफल भी काम के अंतर्गत, क्षेत्रफल के भी हमें यहाँ पे फोकस करना है और ज्यादातर उसकी क्षमता अर्थात आयतन की बात करनी है। 3D को हम और डिटेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी, जैसे जिसके अंतर्गत फिगर आ रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल कर दें, क्योंकि मैंने कहा कि क्षेत्र पहले निर्धारित होना आवश्यक है, और क्षेत्र अगर किसी भी फिगर का निर्धारित हुआ तो सबसे पहला वो फिगर आपका ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज कहलाया, त्रिभुज कहलाया, जिसको आप अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत केवल त्रिभुज हुआ, त्रिभुज के साथ साथ यहाँ पर सभी प्रकार के चतुर्भुज होंगे। अब चतुर्भुज में मैं आपको कैटेगराइज करा दूं, क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें कई प्रकार के चतुर्भुज होंगे, जैसे आयत होगा जिसको रेक्टेंगल कहते हैं, स्क्वायर होगा जिसको वर्ग कहते हैं, समांतर चतुर्भुज होगा जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज होगा, समलम चतुर्भुज होगा जिसको हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं समलम चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होगा जिसे हम रोम्बस कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो चतुर्भुज के साथ साथ इसमें काइट भी होता है जिसको हम पतंग कहते हैं, पेंटागन भी पढ़ा जाता है, हेक्सागन भी पढ़ा जाता है। तो ये सब अलग अलग फिगर हम लोग यहाँ पर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन खास एक बड़ा फिगर होता है जिसको मैं आपको समझा दूं, वो भी समझिए, पंचभुज और खडभुज, इन पर भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको हम कहते हैं वृत्त, सर्कल, सर्कल जिसको हम वृत्त कहते हैं। और वृत्त दोनों जगहों पर पढ़ा जाता है, और ऐसे सारे फिगर दोनों जगहों पर पढ़े जाते हैं, ज्योमेट्री में भी पढ़े जाते हैं और मेंसुरेशन में भी पढ़े जाते हैं। बस वहां पर हमें लाइन कोणों के बीच के संबंधों को पढ़ना होता है, यहाँ पर रीजन को डिसाइड करना होता है। वृत्त क्योंकि सबके साथ अटैच्ड होगा, अगर हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज के परिगत भी वृत्त पढ़ेंगे, ऐसे चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंतर्गत चतुर्भुज के परिगत वृत्त पढ़ेंगे। तो वृत्त को डिटेल करना, वृत्त को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 2 डायमेंशनल फिगर है जिसे हमें अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखना है। 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे सामने हमको क्यूबाइड पढ़ने को मिलेगा, क्यूबाइड जिसको आप घनाभ कहते हैं, क्यूब पढ़ने को मिलेगा जिसको आप घन कहते हैं, घन कहते हैं। सिलेंडर हमें मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा हमें जिसको आप बेलन कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमें कोन मिलेगा पढ़ने को, कोन को आप शंकु कहते हैं। हमें स्फीयर मिलेगा पढ़ने को, स्फीयर जिसको आप प्रिज्म के गोला कहते हैं। और एक फिगर आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है, और दूसरा फिगर एक और पिरामिड भी होता है। इसी में अलग अलग प्रकार की स्थितियां भी होती है। पिरामिड, पिरामिड होगा। इस तरह से इसमें भी अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है, जैसे इसकी अलग अलग कैटेगरी भी हम लोग देखते हैं। ये अलग अलग फिगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि 3 डायमेंशनल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें भी इन हर फिगर की 2 कैटेगरी होगी। एक होती है, आपको मैंने बताया, जैसे मैंने कहा खोखला जिसको होलो कहते हैं, एक होलो होती है, और दूसरी आपकी क्या होती है, सॉलिड होती है। हम डिटेल करेंगे 3D के स्टार्टिंग के साथ। लेकिन अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है मूलतः किसकी है, 2D की है। और 2D में भी पहला फिगर आप कौन से पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। तो अब त्रिभुज के लिए अगर हम सब तैयार हों तो त्रिभुज की शुरुआत की जाए। त्रिभुज के लिए अगर आप सभी रेडी हों तो त्रिभुज की स्टार्टिंग की जाए, और इसको लेकर के अब हम लोग पढ़ाई लिखाई करने की बात करें। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अभी तक तो हम ऐसा इंट्रोडक्शन दिए हैं, 22 मिनट गुजर भी गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोग अब समझ पाएंगे कि हमें इसको करना कैसे है। अब रेडी सहमति एक दें हमें आप सभी लोग जो है, जिससे कि हम अब पाठ्यक्रम को शुरू करें, और ये भी हमें कमिट करें कि हम लगातार बने रहेंगे पूरे सेशन तक। और ये जब तक मुझे एहसास नहीं होगा तब तक मेरे दिल से मेरे शब्द निकल नहीं पाएंगे जो हम कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर अपनी प्रेजेंस हमें दिखाएं, लगातार लगे रहें, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फिगर 2 डायमेंशनल का जो पहला फिगर है, जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसको आप कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में मैंने ज्यामिति में कुछ डिटेल दिया है, अभी भी मैं थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूँ। त्रिभुज एक ऐसा फिगर है जो 3 रेखाओं से बना होता है।
तीन रेखाओं से बना फिगर त्रिभुज होता है। इसको बनाने के लिए तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, लगते हैं, तीन शीर्ष बिंदु लगते हैं, तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, जिसमें एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तीन भुजाएं लगती हैं, तीन भुजाएं लगती हैं, भुजाएं देखिए आप लोग, एक ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा ए सी है। तीन कोण लगते हैं, तीन कोण लगते हैं, जिसमें एक कोण ए बी सी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोण निर्धारित होता समझ में आएगा। यहाँ पर कोण ए बी सी होगा, कोण बी ए सी होगा और कोण सी बी ए होगा, या जो भी आप कह दें। जैसे मुझे अगर ए बी सी को बताना है, ए बी सी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी सी और सी बी ए, अर्थात जो बीच में होगा उसी के बारे में बात की जा रही है। एक बात और मैं बता दूं, इनके सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर भी होता है। कोण के आधार पर भी थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें, सभी आंतरिक कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। ये हम बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में ना घुसें, बस इतना ए और शब्द समझ लें। ओरल हम आपको बता दें कि इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका जो वर्गीकरण किया जाता है, भुजाओं के आधार पर किया जाता है और कोणों के आधार पर किया जाता है। भुजाओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। हम जब भी, क्योंकि हम मेंसुरेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें परिमाप की आवश्यकता होगी, हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो जो भुजाओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण वो हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर हम त्रिभुज का बंटवारा करें, त्रिभुज का अगर हम वर्गीकरण करें, त्रिभुज का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण दो विधियों से किया जाता है। एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर मैं ओरल बताऊंगा, और ये सब ज्यामिति में हम डिटेल करते हैं ऑलरेडी। कोणों के आधार पर ओरल इसलिए बताऊंगा क्योंकि हमें जितनी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी उसको मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको मैं उसे ओरली हिंट करते जा रहा हूं, अगर आपको समय मिलेगा तो आप पॉइंट कर लीजिएगा कॉपी में। भुजाओं के आधार पर हम कहेंगे तो त्रिभुज तीन प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होता है विषम बाहु, जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग हो, तो उसे हम विषम बाहु कहते हैं। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको समद्विबाहु कहते हैं। तीसरा होता है समबाहु, समबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु, तीन प्रकार के त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर बनते हैं। कोणों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल्ड, न्यून कोणीय त्रिभुज, जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो न्यून कोणीय होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है, समकोण होता है। वह पाइथागोरस के नियम को भी फॉलो करता है, मैं अभी हिंट कर दूंगा। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, वो अधिक कोण होता है। मैंने इसको ज्योमेट्री में डिटेल किया है, जो पढ़ने वाले हैं जानते हैं। हम लोग अब यहाँ पर बात करते हैं एक त्रिभुज की जो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए ध्यान से, ए बी सी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिमाप की, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परिमाप चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, जिस प्रकार का भी फिगर है, उसकी सभी भुजाओं का योग होगा, सभी भुजाओं का योग होगा, सभी भुजाओं का योग होगा। अर्थात इसका परिमाप अगर हम सोचें, अगर हम इनकी भुजाएं ए बी और सी लेकर चल रहे हैं तो इसका परिमाप मूलतः ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अर्थात सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमें इस त्रिभुज का परिमाप मिलता हुआ नजर आएगा। आप परिमाप समझ गए हैं। दूसरा शब्द होता है इसका एरिया। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की, लेकिन क्षेत्रफल हम अलग अलग स्थितियों में पढ़ेंगे। जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे, हमको पता है कि जब हम इस फिगर के अंदर जाएंगे, अंदर जाके हम कोई काम करवाएंगे, स्टिकर लगवाएंगे, मार्बल लगवाएंगे, ईंट बिछवाएंगे, सुचाई करेंगे, जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, तो हम क्षेत्रफल को कवर करेंगे। अब हम उसी क्षेत्रफल को पढ़ने चल रहे हैं। ये क्षेत्रफल हम अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों की स्थिति से समझेंगे। सबसे पहला त्रिभुज जिसका हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो, सभी भुजाएं ज्ञात हो और मूलतः सब अलग अलग हों। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हों और मूलतः अलग अलग हों, जैसे ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम अगर ए बी सी आप कह रहे हैं, इनकी भुजाएं अगर ए बी और सी हैं, तो हम यहाँ पर इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करने जाएंगे। तो एरिया को हम यहाँ पर एक फार्मूला है जिसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला।
हीरोन्स फार्मूला, जो मूल फार्मूला होता है इसका, उसके आधार पर इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। इसका एरिया हो जाता है अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब अगर हम यस की बात करें, क्योंकि देखिए ए बी सी तो आपको दिख रहा है, बात अगर यस की करें तो यस होता है अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होगा बताएं, ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध करना है तो आधा कर देना है, तो यस का मान ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, मतलब परिमाप का आधा होता है। तो हीरोन्स फार्मूला सबसे मुख्य फार्मूला है और सबसे बहुउपयोगी फार्मूला है, इससे ज्यादा उपयोग किसी फार्मूले का नहीं होगा, और यह फार्मूला ही सबको डिसाइड करता है, सबको डेवलप करता है। तो आप लोग इस फार्मूले पर फुल कमांड रखिए और याद रखिए इस फार्मूले को, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, दिस इज द हीरोन्स फार्मूला, हमको याद रखना पड़ेगा इसको। और यस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी। आपको मैं बताऊं, अधीनस्थ परीक्षाओं की बात खास करके कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, आप ध्यान से देखिएगा पेपर तो समझ में आएगा, वो सीधा फार्मूला ही पूछे हैं, इसलिए आपको फार्मूलों पर भी वर्क करना है। यहाँ पर हम अर्थमेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसको समझिएगा, यस का मान ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, एक छोटा सा मेरे पास ऐसे देखिए, इसी त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज है जिसकी भुजाएं परस्पर हमने ले लिया, हमने कहा कि 10 है, 12 है और 20 है। 10 12 22 10, या हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, एक सेकंड। दस लिया, 6 लिया और 8 लिया। मान लीजिए हमने अलग अलग भुजाएं ली, हालांकि इसको हम एक समकोण त्रिभुज की संज्ञा दे सकते हैं नाम में, लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल इनके बिहाफ पे करना चाहें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई किया गया है ए के लिए, वो है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस का मान अगर हम इनसे निकालें तो 10 6 16 8 24, 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 होता है। 10 6 16 8 24 बटा 2 करेंगे तो 12 होगा। रूल में अगर हम चलें तो सबसे पहले लिखें 12, 12 में से अगर हम 10 माइनस कर, ये माइनस करें चले इसके हिसाब से तो 6 होगा, 8 माइनस कर दें तो 4 होगा और 10 माइनस कर दें 2 होगा। अब आप देखिए इनका हम चाहे गुणा कर दें चाहे इनके फैक्टर बना दें, 2 दूना 4 गुणे 3 12, 2 गुणे 3 6 होता है, 2 दूना 4 होता है और 2 होता है। हम वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े देखिए इसका एक बन रहा है, 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 तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो गया। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं इस तरह की स्थितियों को। तो मेरे ख्याल से ये हीरोन्स फार्मूले का एक उपयोग है जो आप समझ सकते हैं। परिमाप की अगर बात करता तो हम कहते 10 6 16 8 24, 24 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाता, परिमाप हो जाता। अब अगर मान लीजिए हमें तार लगवाना होता, कुछ मीटर की दर से, कुछ रुपए प्रति मीटर की दर से अगर तार लगवाने का खर्च आ रहा होता तो उस दर को हम इससे गुणा कर देते तो हमें पूरा खर्च पता चल जाता। जुताई का रेट अगर पता करना होता जो कि मान लो 200 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है, तो 24 गुणे 200 कर देते और हमें इसका जुताई का खर्च पता चल जाता। इससे हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। ये हीरोन्स फार्मूला था। अब दूसरी स्थिति, जब त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, मतलब मैं अब बात करने जा रहा हूं मूल एक समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें समकोण की स्थिति आपको दी गई है। समकोण त्रिभुज का अर्थ यही नहीं है कि उसके दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का ही कोण लगा हो। ये देखिए जैसे ये त्रिभुज हम मूलतः मानकर चलते हैं कि समकोण है, ये समकोण हम मानकर चलते हैं क्योंकि इनके दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनाया गया है परस्पर। इस समय जो नियम होता है वो एरिया के लिए होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार मतलब जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो इसकी कर्ण होती है, लेकिन समकोण बनाने वाली भुजाएं दो हैं, एक इसको बी कह रहे हैं, दूसरे को यच कह रहे हैं। तो 1/2 गुणे आधार गुणे जो ऊंचाई होगा, यही आपकी समकोण बनाने वाली दो भुजाओं को परस्पर गुणा करके उनका आधा करते हैं तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चलता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम भी काम करता है। आप जानते हैं कि हम सबसे बड़ी भुजा जिसको कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात भी हमको दिमाग में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कह दें कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम कर रहा है तो लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग।
इतना दिमाग में रखकर चलिएगा। कभी भी त्रिभुज, जैसे अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर त्रिभुज लिया था, जिसमें आपने देखा था कि कौन कौन सी भुजाएं थी, 6, 8, 10 थी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही बन रहा था। 6, 8, 10 पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेंगे। 6 का वर्ग कर दीजिए 36 होगा, 8 का कर दीजिए 64 होगा, 10 का कर दीजिए 100 होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इसी 100 के बराबर है। तो पाइथागोरस के नियम को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम कर रहा है। यहाँ पर हम जो फार्मूला हीरोन्स के थ्रू करे थे, वहीं पर हम इस फार्मूले का भी उपयोग करके एरिया निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, अभी आपने वहां पे हल किया था तो एरिया 24 आया था। इस फार्मूले का उपयोग करिए, एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार मतलब 8 गुणे 6 कर दीजिए, 2 3 6 करिए, 8 गुणे 3 कर दीजिए, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये देखिए क्षेत्रफल यहाँ से भी निकल सामने आ रहा है। तो क्षेत्रफल तो वही निकलेगा, फिगर वही है, तरीके अलग अलग है, बात अलग चीज है। एक बात और समझिए, जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही त्रिभुजों को ही हम समकोण त्रिभुज कहें। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ऐसे ही त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज कहें, हम यहीं पर फार्मूला लगाएं, नहीं। मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा है, ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कि इसका ये आधार है, ये त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज एबीसी जिसका नाम है। त्रिभुज एबीसी में कोई भी एक भुजा को हम आधार मान सकते हैं। हमने सपोज करिए इसको, हमने कहा चलो इसका आधार है। इस भुजा बीसी के विपरीत बिंदु से इस भुजा की जो दूरी है वह ऊंचाई मानी जाएगी, यच। अब सोचो, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अंतर्गत 90 डिग्री का कोण नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि एक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई एक लंब की लंबाई थी, जो उस शीर्ष बिंदु से इस भुजा की दूरी है या ऊंचाई है। हम इस समय भी यहाँ पर इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब हम यहाँ पर बीसी गुणे यच का उपयोग करके हम एरिया निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब मान लीजिए हमें, यहाँ पर मेरी बात समझना, अगर आप कह दें कि नहीं हमको यह बेस पता है, मान लीजिए मुझे एसी पता है और एसी की उसके शीर्ष बिंदु से दूरी दी गई हो, हम इस समय इस आधार को इस ऊंचाई का भी उपयोग करके एरिया निकाल सकते हैं। हम इसको अगर आधार मान लें और इस शीर्ष बिंदु से इसकी दूरी ले लें, तब भी हम इस आधार को लेकर इस ऊंचाई को लेकर के भी एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारी जानकारी का पार्ट होना चाहिए, हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए, तभी हम इस पर अच्छा कर पाएंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि हम लोग आधार का मतलब उसकी एक भुजा, कोई भी उसके शीर्ष बिंदु से उस भुजा की जो दूरी है वो उन दोनों के बीच की एक लंबाई है, ऊंचाई कहला रही है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है जिसका नाम सपोज करिए एबीसी है, जिसका नाम क्या है, एबीसी है। अब हम कह रहे हैं कि बीसी भुजा मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां की जो दूरी है सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें क्षेत्रफल करना है, एरिया निकालना है, एरिया आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 5, मतलब 2 पंचे 10, 5 पचे 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप समझ गए, 25 सेंटीमीटर यहां पर, हाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर एरिया आपने देखा कि निकलकर सामने आया। क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी को कंफ्यूजन है, मुझे बताएं। कोई डाउट? हाँ चलिए क्लियर, ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक बात यहीं पर मैं और स्पष्ट कर रहा हूं, उसको समझिए। अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि हमको एसी दिया गया है, इस समय एसी की लेंथ हमको दिया गया सपोज करिए 6 सेंटीमीटर, एसी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि एसी भुजा एसी की उसके उसके शीर्ष बिंदु से उसके विपरीत स्थित शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी, शीर्ष बिंदु से दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। देखिए प्रश्न आपसे मान लीजिए पूछा गया, हमने कहा कि हमारे पास ये जो प्रश्न था जिसमें हमने देखा कि भुजा 10 सेंटीमीटर थी, एक भुजा इसने कहा 6 सेंटीमीटर है, एसी कहा कि 6 सेंटीमीटर है। एसी की उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी क्या है, हम लोग यहाँ पर इसको यच मानकर निकालना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगा एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। मैंने कहा एरिया तो हम निकाल चुके हैं जो कि 25 आया है, 1/2 गुणे आधार हमारा आपकी बार क्या है 6 है, ऊंचाई ही यहाँ पे b से इसकी दूरी होगी, जो कि मान लीजिए अगर हमने लिखा h है तो h होगा, 25 दूना 50 होगा, तो 50/6 होगा, जो कि 2 3 6 25 होगा।
25/3, 3 अठे 24, 8 सही 1/3 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। 8 सही 1/3 सेंटीमीटर यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी, जो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप ध्यान से देखिएगा, लगभग 8 होगी, पूरी तरह से 8 नहीं होगी। कैसे, पूरी बात समझिएगा। एरिया 25 आ चुकी है, देखिएगा, बराबर 1/2 गुणे आधार हमने बताया 6 है, ऊंचाई हमको नहीं पता थी, 2 3 6 कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 अठे 24, 8 सही 1/3 आपका सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो जाएगी, अर्थात इस शीर्ष बिंदु से इसके विपरीत भुजा की दूरी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। 25/3 सेंटीमीटर, आपको संभवतः यह बात मेरी समझ में आई है कैसे निकाला गया। तो हमने देखा 2 प्रकार के त्रिभुज, एक तो उस त्रिभुज की बात की है जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी गई हैं और लगभग सब अननोन भुजाएं हैं, लगभग सब डिफरेंट भुजाएं हैं, तो वहां पे हीरोन्स फार्मूला कारगर होता है, उसका उपयोग करते हैं। दूसरा मैंने समकोण त्रिभुज की बात की। समकोण त्रिभुज 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पर बेस्ड होता है, वो भी संभवतः आपने समझा। तीसरी स्थिति समबाहु त्रिभुज की बात हम करेंगे। समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए एरिया हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम अब एक ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, मान लीजिए त्रिभुज आपका एबीसी है, सभी भुजाएं इसकी ए है, सभी भुजाएं क्या है, ए है। अब यहां पर अगर हमें सभी समान भुजाओं के किसी एक त्रिभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम उसको कैसे डन कर पाएंगे। इसमें भी हीरोन्स फार्मूले को अप्लाई कराया जा सकता है, आप हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए, देखिए बन जाएगा। लेकिन हम, अच्छा ये प्रश्न मैं आपको बताऊं, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब भुजा ए सेंटीमीटर है, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। मतलब यहां जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, हमें फार्मूला रखना है दिमाग में। इस बात को आप एडजस्ट कर लीजिए, अपने आप को इससे रिलेट कर लीजिए। हम एरिया निकालेंगे तो एरिया होगा इसका सीधा सीधा फार्मूला, अदरवाइज आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा लो, वेरीफाइड हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब समान भुजा। ए आपको किसी भी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब समान भुजा का वर्ग, ए हो जाता है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और बात यहाँ पर समझिएगा आप सभी लोग, ठीक है, हम किसी शीर्ष बिंदु से किसी विपरीत भुजा पर अगर हम एक लेंथ डालें, तो जो हम से यहाँ पर ज्योमेट्री में पढ़े उनको मैंने बताया था कि प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजाओं की जो दूरियां हैं वो समान होती हैं, अर्थात इस समय ऊंचाई यहाँ पर समान मानी जाएगी। अब ऊंचाई अगर समान है तो उस ऊंचाई का भी एक फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई या ऊंचाई, या हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 × ए होता है। इसको भी आपको दिमाग में रख लेना है। कोई समबाहु त्रिभुज के ये 2 मूल फार्मूलों को आप पढ़ सकते हैं। क्या है बहुत अच्छा है, सही है, पढ़ते भी रहिए, ये भी जरूरी है। कमेंट तो चलिए ठीक है, आप उत्साहवर्धन मेरा भी कर रहे हैं और खुद का भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी करिएगा, पढ़ने लिखने के प्रति अपनी जो है कंसंट्रेशन ब्रेक मत करिएगा, कि बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और आपका ये जो स्नेह है अपार मुझे दिखता है, और यही नहीं, केवल यही नहीं दिखता है, क्लास में भी दिखता है और हमेशा दिखता है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की अनुभूति होती है जब आप इस तरह से बिहेव करते हैं, वास्तव में किसको नहीं होगी। इतने लोग अगर आपको चाहते हो तो वास्तव में उस खुशी का जो अनुभव है हम लोग उसको फील कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस पर भी एक एग्जांपल छोटा सा कर लें। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कहा एक त्रिभुज है, ये देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज है, समबाहु है, इसकी प्रत्येक भुजाएं हमने कहा 6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हम चाहे निकालने के लिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 6 × 6 होगा 36, और 4 9 बार 36 होता है, आपको पता है। तो इसको लिख सकते हैं 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 दूना 4 मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9√2 सेंटीमीटर, 9√3 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। प्रत्येक शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा की जो दूरी अर्थात ऊंचाई जो होगी वो √3/2 × ए मतलब 6 होगा, तो 2 तिया 6 अर्थात 3√3 लिख सकते हैं, 3√3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं अगर भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं तो मतलब एरिया निकाला जा सकता है, और हम प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी विपरीत भुजा की ऊंचाई अर्थात दूरी निकाल सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं और इस पर आप लोग अमल करिए, इसको लेके आगे बढ़िए। तीसरी स्थिति में, तीसरी क्या चौथी स्थिति होगी संभवतः, चौथी स्थिति पर बात करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा फोकस्ड यहाँ पे रहिए सभी लोग, भ्रमित मत होइए। और मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा, मैं इसकी रिक्वेस्ट भी करूंगा
कि हमेशा, जैसे मैं इस क्लास को कंटिन्यू लेना चाहता हूँ, कंटिन्यू लेने का मतलब लगातार प्रतिदिन में आना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग की तन्मयता की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में लाइव रहिए, अपने दोस्तों तक भी ये बातें पहुंचाइए, उन तक को भी जोड़िए सभी को। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, अच्छे कमेंट वीडियो के नीचे भी करिए, ये मैं आप सभी से चाहता हूँ। अभी तो ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे, मतलब हम इस बात के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम अच्छा करते हैं तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में लोग को जोड़ेंगे, जिसका बेनिफिट मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ये बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, मुझे भरोसा है कि आप ऐसा करेंगे। ज्यादा संख्या में रहेंगे, एक उत्साहवर्धन हमें भी होता है और आपको भी होता है। ठीक है, चलिए हम अगले फिगर की बात करेंगे, जिसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। जब देखिए ध्यान से, जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, जिसको आप क्या कह सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम बात करने जा रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज बेसिकली एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। एक जैसे त्रिभुज है, मान लीजिए इसको हम ABC कह रहे हैं, यहाँ पर A है, A भी A है, दो भुजाएं देखिए मैंने इसकी समान कर दी। तीसरी भुजा एक आपके सामने अपोजिट है जिसको हम B कह रहे हैं। इसमें भी दो प्रकार की स्थितियां बनेगी, एक समद्विबाहु समकोण भी बनेगा, समद्विबाहु समकोण भी बनेगा। समद्विबाहु समकोण देखिए कैसे बनेगा, मतलब जो समान भुजाएं हैं उनके बीच का कोण आपको 90 डिग्री समझ में आएगा। ये देखिए A, B और C, A मान लीजिए B, समान भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण भी नजर आएगा। फार्मूला अगर हम एरिया के लिए कहेंगे, देखिए ध्यान से, एरिया क्या होगा, एरिया यहां पर भी हीरोन्स फार्मूले से निकाला जा सकता है। हीरोन्स फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इस समय भी एरिया को निकाल सकते हैं, लेकिन हम अगर उसी को डायरेक्ट आपको बता दें, आप चाहें तो लगा दीजिएगा हीरोन्स फार्मूला रूट S इंटू S माइनस S माइनस B, हम डेराइव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन करने की हमें कोई खास आवश्यकता नहीं नजर आ रही, इसलिए हम नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा फार्मूला लिख रहे हैं, हम लिखेंगे एरिया B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B², ये फार्मूला होता है। B मतलब आप देख रहे हैं जो कि A वाली भुजा है, 4A² माइनस B², ये अगर हम सेट करेंगे तो हमें एरिया प्राप्त होगा। हमें कोई भी, अगर एक बात समझिए, इसका हमें अगर पेरीमीटर परिमाप निकालना हो तो हम A + A 2A कर देंगे प्लस B करेंगे, तो हमें इसका परिमाप भी नजर आएगा। कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर दिया हो, जैसे कि आपको इस तरह से दिया है, आप इस फार्मूले की बजाय सीधा सीधा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वहां से सीधा सीधा आप एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण हो ही गया, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर दी गई हैं, एक को आधार कह लीजिए, एक को ऊंचाई कह लीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधा सीधा फार्मूला, आप सीधे सीधे क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह बातें संभवतः आपको समझ में आई होगी, आपको स्पष्ट हुई होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इतना कुछ आपने क्लियर किया होगा। त्रिभुज अभी उपयोग में और लाया जाएगा, जब वृत्त को पढ़ा जाएगा तो वृत्त के अंदर त्रिभुज रखा जाएगा, वृत्त के बाहर त्रिभुज रखा जाएगा, उस समय भी बहुत उपयोग में कई सारी और बातें हमको समझ में आएगी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं इनको आपने आज की क्लास में कंसीडर किया। इतनी बातें समझने के बाद अब मुझे 10 से 15 मिनट का और समय चाहिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट का और समय चाहिए, जिसमें मैं कुछ प्रश्न हैं जो इनसे रिलेट करेंगे उनको मैं आपको हल करवा दूं और यह सेशन खत्म हो जाए। तो एक बार फिर से सबकी सहमति चाहिए, क्या प्रश्न करने के लिए तैयार हैं? प्रश्न करने के लिए अगर रेडी हैं तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सीट मैं ओपन करूंगा, सीट मैं डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगा, आप सभी लोग उसको नोट भी कर लीजिएगा, प्रिंट भी ले लीजिएगा। लेकिन सभी लोग अगर तैयार हैं तो आप सभी लोग चलिए सीट के प्रश्नों को अब हल करने की कोशिश करा जाए। ये सीट के प्रश्न हैं, मैं यहाँ पर इन्हीं से रिलेट करते हुए 10 प्रश्न लेकर आया हूं। सभी एक एक प्रश्न को आप सभी लोग कंफर्म करिए। आप यहाँ पर चाहें तो आप खुद से रिस्पॉन्स करें, मैं आपके नाम भी लेता जाऊंगा। जो लोग 10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, तो इतने समय का और आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करिए। सपोर्ट क्या, आपको खुद ही यहाँ पर वैल्यू करनी चाहिए समझ की, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। अगर भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं, यह पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेगा, यह समकोणीय त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, पाइथागोरस के नियम को अप्लाई करेगा, इसलिए इसको समकोणीय त्रिभुज कहेंगे। फिलहाल त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, परिमाप 12 है,
परिमाप क्या होता है आपको पता है, भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि सभी भुजाएं हमें अनुपातिक टर्म में दी गई हैं। सभी अनुपाती पदों का जोड़ इसके समतुल्य कर दिया जाएगा। सबसे छोटी भुजा निकालनी है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4 3 7 5 12 होता है। अब 12 सीधे सीधे 12 के बराबर है, तो सबसे छोटी भुजा 3 किसके बराबर होगा, 3 के। 3 सेंटीमीटर जो सी ऑप्शन में दिया गया हो इस प्रश्न का हल होगा। ओरल सा प्रश्न है, सीधा सीधा हल कर सकते हैं, देख करके बताने की स्थिति आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, दूसरा, देखिए ध्यान से और प्लीज बताइए सभी लोग इसका हल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। इसका हमसे परिमाप तथा क्षेत्रफल पूछा गया है। परिमाप तो आप जानते हैं कि सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 5 गुणे 3 कर दीजिए तो परिमाप तो 15 हो गया। अब 15 इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बस केवल क्षेत्रफल को और वेरीफाई करिए। आपका पहला खत्म है, तीसरा खत्म है, चौथा खत्म है। अब बच रहा है केवल बी ऑप्शन। बी में एरिया को और देख लीजिए, √3/4 ए स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग 25 होगा। आंसर हो जाना चाहिए 25 √3/4। देखिए है, बिल्कुल है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है और आपको भी समझ में सबको आया होगा। देखिए लगातार आप सभी का रिस्पांस भी आ रहा है। बी ऑप्शन आप सभी निर्धारित करके चल रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हल है 15 सेंटीमीटर और 25 √3/4 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। ये है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज है, एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। लंबवत आप समझ गए होंगे, वह भुजाएं जो समकोण बना रही हैं। ये त्रिभुज है समकोण, एक दूसरे की लंबवत भुजाएं जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं, एक 8 है दूसरी 15 है। हमसे इसका परिमाप पूछा गया है। परिमाप आपको पता है सभी भुजाओं का योग होता है। भुजाओं का योग होता है, दो भुजाएं ऑलरेडी हैं, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेंगे। पाइथागोरस का नियम अगर लगाना है तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग कर दीजिए और उनको जोड़ करके वर्गमूल निकाल दीजिए। 15 का वर्ग 225, इसका 64 अगर जोड़ दिया तो 289 होगा, जिसका वर्गमूल 17 होता है, अर्थात यह कर्ण आपका 17 हो जाएगा। 17 हो गया, प्रत्येक को जोड़िए, 17 8 25, ध्यान से देखिएगा, 17 + 8 + 15, 17 8 25 15 40 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन ही इस प्रश्न का भी हल होगा, जो कि इस त्रिभुज का परिमाप माना जाएगा। त्रिभुज का परिमाप आपके सामने है जो कि 40 सेंटीमीटर है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तीसरे प्रश्न का हल हुआ। चौथा प्रश्न आपके सामने होगा, आप सभी लोग देखिए और बताइए मुझे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है कि भुजाओं की माप 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। मैंने इस पर अभी डिस्कस किया आप लोगों से। 3 4 5 सेंटीमीटर की माप वाली जो भुजाओं वाला जो त्रिभुज होगा, माप की भुजाओं वाले त्रिभुज होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा, ये पता है, मैंने कहा कि पाइथागोरस के नियम को ये फॉलो करेगा। समकोण त्रिभुज होगा। इसने हमसे एक बात कही है कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी मतलब कर्ण के उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से दूरी क्या है, मतलब यहां से इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अगर हम इस त्रिभुज का नाम ABC कर दें, सबसे पहले इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 3 गुणे 4 कर दीजिए। दोनों के बीच समकोण है आपको पता है, तो 2 दूना 4, ये 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है जो सबसे बड़ी भुजा 5 है उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से इसकी दूरी हमको पता करनी है। तो मैंने अभी एग्जांपल भी एक ऐसा कराया था आप लोगों को। एरिया के लिए फिर से उसी फार्मूले को रखिए, 1/2 गुणे, अब की बार आधार हो जाएगा 5 और ऊंचाई उसके शीर्ष बिंदु से उसकी दूरी होगी जो कि h लिख दीजिए। एरिया की जगह पर आप 6 लिख दीजिए, बराबर 1/2 गुणे 5 कर दीजिए, 6 दूना 12 होगा और 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जाकर के हमको ऊंचाई पता चलेगी। 5 दूना 10 होगा, 5 चौके 20 होगा। 2.4 सेंटीमीटर इस प्रश्न का हल होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट हल माना जाएगा। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप समझ भी गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर इसको ऊपर सहमति भी दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, ध्यान से देखिएगा। ये भी बहुत आराम से एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं इसको। देखिए,
एक त्रिभुज की भुजाएं, फिर वही 3, 4, 5 की ही बात हमेशा बार बार हमसे कर रहा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, और बढ़िया है, एक ही चीज को लेके चल रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लिए गए हैं जिससे कि हम स्पष्ट कर लें सारी चीजों को। 3, 4, 5 है। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक दूसरा त्रिभुज बनाया गया है। मध्य बिंदुओं को जोड़ करके एक दूसरा त्रिभुज बनाया गया है, और इस समय जो त्रिभुज बनाया गया है उसका परिमाप क्या होगा। एक जानकारी आप समझ लीजिए, कभी भी कोई त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मैंने ज्योमेट्री में इसको पढ़ाया है, जब त्रिभुज हमसे जो पढ़े हैं उनको ये जानकारी होगी कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, उसके किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है और समांतर भी होती है। मैंने लिखवाया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको लिख लीजिएगा। जो डीई बनेगा, डीई इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ज्वाइन किया है, मिलाया है, तो डीई जो होगा वो 1/2 इंटू बीसी होगा, और डीई जो होगा समांतर भी होगा बीसी के। तो इस तरह से अगर कोई भी त्रिभुज होगा, उनके किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ करके अगर आपने एक त्रिभुज बनाया है, तो उनकी प्रत्येक भुजाएं विपरीत भुजाओं की आधी होंगी। अगर आधी होंगी तो हम निकालें क्यों, सीधा सीधा जो त्रिभुज दिया गया उसका परिमाप निकाल करके आधा कर दें, उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी सोच करके हम कर सकते थे, जैसे ये 5 था तो इसका आधा 2.5 होगा, इसका आधा 1.5 होगा, इसका आधा 2 होगा, इसको जोड़ दें 4, 2, 6 होना चाहिए, 6 इस प्रश्न का हल होना चाहिए। लेकिन क्या जरूरत थी करने की, सीधा सीधा जोड़ देते, 5, 3, 8, 4, 12, 12 का आधा कर देते तो 6 सेंटीमीटर तो ऐसे भी हो जाता, हमें ज्यादा हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, 5वें के बाद छठा नंबर। छठा देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, आप उसको पढ़िए और इस पर रिस्पॉन्स करिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमको नहीं दी गई हैं, लेकिन इसका एरिया हमको दिया गया है। एरिया दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको कहा गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप भुजाओं का जोड़ होता है, भुजाएं नहीं पता है, लेकिन भुजाओं को ज्ञात करने का साधन दिया गया है, माध्यम दिया गया है। एरिया का रूल होता है √3/4 ए स्क्वायर। एरिया की जगह 4√3 लिखिए, √3/4 ए स्क्वायर यहां पर कर दीजिए। √3 से कटा, 4 चौके 16, 16 बराबर अगर ए स्क्वायर है, ए बराबर 4 होगा, मतलब प्रत्येक भुजाएं आपकी 4 हो गई, प्रत्येक भुजाएं 4 हो गई। अब भुजाएं अगर 4 हैं तो परिमाप भाई 4×3 है, अर्थात 12 है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी हल है। 12 सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं, और सभी लोग लगातार उत्तर देते जाएं, एक जिससे हमको भी एक एनर्जी मिले। आप पढ़े हैं इस बात का मुझे भी एहसास हो, मैंने पढ़ाया इस बात का भी मुझे एहसास हो। अगला देखिएगा आपके सामने एक दूसरा प्रश्न है, इसको पढ़िए। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है, 5, 4, 3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 4 और 3 के अनुपात में है। 5, 4, 3 के अनुपात में है, तो आप ऐसे समझिएगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप भुजाओं का जोड़ होता है। 5, 4, 9, 3, 12 है, 12 बराबर 24 है। 12 बराबर अगर 24 है, मैं भी इसको जस्ट ऐसे भी स्पष्ट कर दूंगा, 1 बराबर 2 होगा तो भुजाएं देखिए बाकी 5 बराबर 10 हो जाएंगी, 4 बराबर 8 हो जाएंगी, और 3 बराबर 6 हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से भुजाएं 6, 8 और 10 हो जाएंगी। अब अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो आप इसके बारे में भी जानते हैं, ये भी पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेंगी। कैसे, अभी मैंने इसको बताया ही था आप लोगों को, इसका वर्ग 36 होगा, इसका 64 होगा, इसका 100 होगा। तो जाहिर सी बात है कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा और ये कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों आपकी लंबोत भुजाओं को रिप्रेजेंट करेंगी। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 6×8 कर दीजिए, 2 3 6, 2 3 8 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे ओरल और बता दूं, 24 तो फिलहाल यहाँ पे हल हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। मैं इतना ना करके डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे कर सकता था, ध्यान से सुनिएगा। 3, 4, 5 या 5, 4, 3, मतलब फिर से आपको समझ में आया, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात आप समझो, अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे 3×4 होता, 2 दूना 4, 4 3 दूना कितना होता 6। और अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे परिमाप जस्ट डबल है, परिमाप क्या है, जस्ट डबल है, तो वो
जो हमारे पास इसके बाद का जो फिगर बनेगा, जो डबल के हिसाब से बनेगा, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा 4 गुना हो जाएगा। 6 अठे 48, सॉरी 6 चौके 24 हो जाएगा। मतलब उसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो, एक बात दिमाग में रखिएगा, कभी भी जैसे इस तरह से आपको दिया है 5 4 9 3 12 हो रहा है, जनरली 12 दूना 24, देखिए परिमाप डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होगा, अब इस वाले त्रिभुज के हिसाब से अगर हम उसको नोटिस करें 24 वाले के हिसाब से, तो उसका क्षेत्रफल उसका 4 गुना होगा। तो आपने देखा 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही हल आपके सामने है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा इशू आपके सामने बड़ा नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं 24 सेंटीमीटर इस प्रश्न का स्क्वायर हल हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, इसको ध्यान से देखिएगा और खुद से करने की कोशिश करिएगा। देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप हमको 30 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर है, और उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है वो आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा जो है वो आपको 13 दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई। सबसे छोटी भुजा हमको पता करना है। इसका एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनल प्रोसेस से अगर हम करेंगे तो बहुत ही डर है, बहुत ही समय लगेगा। ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या है आप सुनिए। अगर मान लीजिए हम ये त्रिभुज सोचते, ये त्रिभुज का नाम होता है एबीसी, सबसे बड़ा मान लो ए होता, बी होता, फिर सी होता, इस तरह से होता। तो हम परिमाप देख रहे थे, तो परिमाप के हिसाब से अगर ए प्लस बी प्लस सी करते, ए प्लस बी प्लस सी करते तो 30 लिखा जाता। जिसमें ए का मान 13 दिया है, तो हम ए की जगह अगर 13 रख देते, बी प्लस सी करते तो 30 होता। बी प्लस सी का मान अगर हम करते तो 17 होता। अब एक को हम मान लो x मानते, दूसरे को 17 माइनस x मानते। हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूले के अंतर्गत जाते तो भी हमारे लिए चैलेंज था, समस्या थी, बड़ा समय लगने वाला था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 13 अगर सबसे बड़ी किसी त्रिभुज की भुजा है तो वह त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज हो सकता है। 13 के आधार पर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा आप, मैं आपको स्पष्ट भी कर दे रहा हूं। और अगर वो पाइथागोरियन बनता है तो 5 और 12 को लेकर बनता है। 5 और 12 के आधार पर अगर हम लोग इसको मानकर क्षेत्रफल निकालें, पहले तो जोड़ लें, 5 12 के हिसाब से एडिशन होकर के क्या 30 हो रहा है। 5 13 5 18 12 30। चलिए क्षेत्र पेरीमीटर को वेरीफाई कर रहा है। एरिया की बात किया गया तो एरिया 1/2 गुणे 12 गुणे आप 5 कर दीजिए, 2 छंग 12 5 छंग 30 होता है। मतलब 13 अगर किसी त्रिभुज का कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो बाकी जो भुजाएं हैं जो पाइथागोरस को फ्रेम कराएंगी वो 5 और 12 होंगी, 5 12 होंगी। ये स्पष्ट है, पाइथागोरियन की कुछ स्थिति है, जैसे कि 6 8 10 है, 3 4 5 है ना। अभी हम बात करें 5 12 13 है, सबसे बड़ी भुजा 13 है, और आप देख रहे हैं कि परिमाप 30 है, मतलब दो भुजाएं जो बच रही उनका जोड़ 17 है, तो जाहिर सी बात 5 12 हो सकता है। क्षेत्रफल सोचिए 30 है, 1/2 गुणे 5 गुणे 12 किया तो भी 30 आ रहा है। तो सबसे बड़ी 13 है, तो बीच वाली 12 है और सबसे छोटी 5 है। सबसे छोटी 5 है जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सीधा हल करिए, बाकी हीरोन्स फार्मूले से लगाएंगे तो इसमें परेशानी है, इसमें समस्या है। अगर हीरोन्स फार्मूले से आप करके जाते हैं तो टफ है, इसलिए आपको इसे करना ज्यादा इसका स्पष्टीकरण हो पाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर मैं आता हूं, और अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर। बड़ा अच्छा सा प्रश्न ये भी है, इसको भी देख लीजिए आप सभी लोग। इसमें भी कुछ जानकारियां मैं आपको दे करके इस प्रश्न को हल करा दे रहा हूं। एक त्रिभुज की भुजाओं, एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है, मान लीजिए एबीसी। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुजों के शेष भाग के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, सुनिएगा सब लोग इसको। मैंने कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज था और उस त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर के मैंने एक नया त्रिभुज बनाया, एक नया त्रिभुज बनाया जिसका नाम डीईएफ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह से बना त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ओ होगा 1/4, पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। याद रखना इस मेथड को, मैं इस मेथड को भी डिटेल थोड़ा सा कर देता हूं। कभी भी अगर किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर
आप एक त्रिभुज बनाएंगे तो जो त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग होगा। अब सुनिएगा, अगर हम इस DEF को इसका 1/4 भाग मानकर चल रहे हैं, इसका एक तरीका ये भी होता है, जैसे अगर हम, चलिए इस पे ऐसे समझने की कोशिश करिए, अगर यह इसका 1/4 है, इसके 4 टुकड़े हुए थे, 4 में एक पार्ट तो यही था, बाकी पार्ट कितने बचे? 3। अब सुनिए, इसने पढ़िए क्या लिखा है। अगर इसने हमसे कहा होता कि प्राप्त त्रिभुज का मूल त्रिभुज के साथ अनुपात क्या था, तो 1:4 बनता। लेकिन सही पूछिए तो इसने क्या पूछा है कि इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुजों के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है। तो शेष भाग बचेगा कितना? 3 बचेगा। आप सब लोग जो 4 बता रहे हो वो 3 बचना चाहिए, तो आप इसको बी ऑप्शन सही करोगे। 4 तो तब होता जब मूल भाग का मतलब मूल त्रिभुज के साथ अनुपात पूछा जाता तो 1:4 बोलते, लेकिन शेष भाग के मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल अगर हमें करना है तो यहां पर आपको 1:3 बताना है। ये डाउट था आप लोगों में से प्रत्येक ने, देखिए लगभग 1:4 बताया था। मैं कह रहा हूं 1:3 इस प्रश्न का हल होगा। आप सभी लोग इसको कंफ्यूजन में ना रहिए और आप नोट कर सकते हैं, ठीक। तो 3 होगा, 1:3 इस प्रश्न का सही हल माना जाएगा। लास्ट प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है, और आपके इतने देर के डेडिकेशन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं। और ये अच्छा था कि आप इतनी देर तक जुड़े थे। इसका एक बेनिफिट, एक फायदा मिलेगा, और एक रेगुलरिटी बना के रखिएगा। मैं आप लोगों से जैसे बोला हूं कि रेगुलर बिहाफ पर जुड़िए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जिससे कि हम इस पर अच्छा कर सकें। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए 3, 4, 5 के अनुपात में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेम कर रहा है, ये पता है। एक भुजा अगर हम 3x ले लें, इसको हम 4x ले लें, इसको हम 5x ले लें, आपने देखा कि ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस के आधार पर अगर हम क्षेत्रफल को फॉलो कराएं तो 1/2 गुणे आधार 3x गुणे 4x कर दीजिए। क्षेत्रफल 216 है, बराबर 1/2 गुणे 3x गुणे 4x कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6x स्क्वायर हो गया 216। 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 3 18, 6 4 36 होता है x स्क्वायर। x का मान 6 होगा। x का मान अगर 6 होगा तो यह भुजा 18, यह भुजा 24 और यह भुजा 30। प्रत्येक को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो जोड़िए, 30 20 50 10 60 8 68 4 72 72 सेंटीमीटर आपके इस प्रश्न का हल होगा, जो कि इस त्रिभुज का परिमाप माना जाएगा। ये आप सभी का इस प्रश्न का करेक्ट हल है, और आपने लगभग सब लोगों ने बताया है। मैं आप सभी के इस डेडिकेशन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत अगर जल्दबाजी हुई है तो उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, आपको एहसास होगा, फिर से बातें समझ में आएगी। मैंने जैसे कहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और कल में और ज्यादा संख्या में रहिएगा, जिससे हमें कंटिन्यूटी को लगातार और लंबे समय तक बना सकें।